नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सेहत आपकी में। उत्तम स्वास्थ्य हम सभी के लिए वरदान है, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी हमारी खुद की होती है। इस जिम्मेदारी को निभाते हैं हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत से जुड़े विषयों पर करते हैं चर्चा और हर बार एक नया विषय लेकर आते हैं आपके लिए। और आज का हमारा विषय है महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन। जी हाँ, हार्मोन्स वो केमिकल होते हैं जो हमारे शरीर की ग्लैंड्स एंडोक्राइन सिस्टम में बनाती हैं और रक्त प्रवाह के माध्यम से ऊतकों और अंगों तक संदेश पहुंचाती हैं कि उन्हें क्या करना है, कब करना है। और हार्मोन्स का असंतुलन तब होता है जब रक्त में किसी हार्मोन्स की मात्रा या तो ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। तो आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन को विस्तार से अपने एक्सपर्ट्स के साथ। तो सबसे पहले आइए हम अपने एक्सपर्ट से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम मिश्रा, लखनऊ की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर नीलम, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा विषय है हार्मोन्स का असंतुलन महिलाओं में, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हार्मोन का असंतुलन क्या होता है। पहले हार्मोन असंतुलन को जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हार्मोन होते क्या हैं। तो जैसा आपने बताया कि ये एक रासायनिक पदार्थ होता है जो कि हमारे बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम जो होती है वो बनाती है। लगभग 50 से ज़्यादा तरह के हार्मोन्स होते हैं जो हमारे शरीर का प्रॉपर संचालन करने के लिए और फंक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो उनमें जब ये रक्त में ये हार्मोन्स बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं तो उसको हम लोग हार्मोनल इनबैलेंस या हार्मोन का असंतुलन कहते हैं। जैसे कि महिला की बात कर रहे हैं हम, तो महिला की बहुत सी अवस्थाएं ऐसी आती हैं जब प्राकृतिक रूप से उनमें हार्मोनल असंतुलन होता है। तो वो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो जब एक बच्ची किशोरावस्था में जाती है और उसके बाद वयस्क होती है तब उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आती हैं। उसके बाद वो वयस्क महिला जब प्रेगनेंसी में जाती हैं तब उनके शरीर में बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस आती हैं। उसके अलावा जो मेनोपॉज है उसके अंदर भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आती हैं। जी, तो महिला की जो ज़िंदगी के 3 पड़ाव हैं, इन तीनों में ही बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होती हैं जो कि उस काम को करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये हम लोग हार्मोनल चेंजेस डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ में महिलाओं में देखते हैं। जी, इसके अलावा की अगर हम बात करें तो और कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसके कारण हार्मोन का असंतुलन होता है? तो हार्मोन जो असंतुलन है वो कई बार कुछ बीमारियों के कारण हो सकता है। जैसे कि थायराइड हार्मोन जो बहुत कॉमनली अमूमन मेरे ख्याल से हर घर में लोगों ने सुना होगा। तो थायराइड हार्मोन का ज़्यादा होना या थायराइड हार्मोन का कम होना। उसके अलावा जैसे पीसीओडी एक कंडीशन है, उसके अंदर हार्मोन्स का अप डाउन होता है। इन सब चीज़ों में हार्मोन्स हमारे कम ज़्यादा हो सकते हैं। उसके अलावा प्रेगनेंसी में हार्मोन का फ्लक्चुएशन होता है और मेनोपॉज में भी हार्मोन्स ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है जिसके कारण हम लोग बदलाव देखते हैं। तो एक तो ये बीमारियों के कारण हो सकता है। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं जो हार्मोनल चेंजेस ला सकती हैं। तीसरा, जब कोई भी स्ट्रेस होता है, स्पेशली जो स्ट्रेस बहुत लंबे समय से रहता है, उसमें हम लोग हार्मोनल चेंजेस देख सकते हैं। खान पान किसी का बहुत अच्छा ना हो, उसमें हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। लाइफस्टाइल आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी होती जा रही है, मतलब कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीते, एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें मोटापा और शुगर आना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये सब भी हार्मोनल चेंजेस के कारण आता है। जी, महिलाओं की अवस्थाएं, उन पर डिपेंड करता है हार्मोनल का बदलाव। तो वो जो बदलाव है वो किस तरह से हम पहचानें कि आप किशोरावस्था में क्या बदलाव है या गर्भावस्था में क्या बदलाव है, क्या लक्षण दिखते हैं इसके? तो किशोरावस्था में अक्सर तो जैसे लड़कियों का शरीर बदलना शुरू होता है, उनमें शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही बदलाव देखे जाते हैं। तो शारीरिक बदलाव में जैसे उनका हाइट बढ़ेगा, उनका वजन बढ़ता है, बॉडी शेप डिफरेंट होने लगता है, बाकी अंगों का विकास होने लगता है जो बाद में उनको प्रजनन के लिए और उसके लिए ज़रूरी होता है। तो ये बदलाव किशोरावस्था में हम लोग देखते हैं। मनों में लड़कियों को डिप्रेशन से आने लगता है, बॉडी इमेज को लेके एक नेगेटिव फीलिंग से आने लगती है। उनका एक अपने आप से द्वंद्व चलता रहता है कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं कि लड़की किशोरावस्था में देखा जाता है। उसके अलावा गर्भावस्था की हम बात करें, हाँ, तो अगर गर्भावस्था की बात करें तो उसमें देखिए हार्मोन्स अप डाउन होगा, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है, प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बढ़ता है। तो सारे हार्मोन के बढ़ने
बढ़ने के कारण उनमें वेट गेन लगभग 9 से 13 ग्राम हर गर्भवती महिला वजन उसमें बढ़ेगा। रंग शेड डार्कर हो जाता है, मतलब थोड़े सा काली होने लगती हैं। स्ट्रेच मार्क्स का आना, ये सब उनको शारीरिक रूप से परेशान करता है। उसके अलावा उनके अंदर शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं वो आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का प्रॉब्लम आती है। तो ये सब चीज़ें भी उस महिला को थोड़ा मानसिक रूप से परेशान करती हैं जी। और थर्ड फेज जो आता है मेनोपॉज में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। जैसे महिलाओं को सडनली बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगता है, वजन बढ़ने लगता है, स्पेशली उनके पेट के बेली के अराउंड उनका फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, उनका दुखी रहना और चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, ये सब चीज़ें हम लोग मानसिक उनमें चेंजेस देखते हैं। उसके अलावा अगर किसी महिला का पहले से ब्लड प्रेशर हो रहा होता है और ब्लड प्रेशर या शुगर होता है तो वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। उनको यूरिनरी कंप्लेंट्स भी ज़्यादा आने लगती हैं कि पेशाब रोकने में प्रॉब्लम हो रही है, पेशाब में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये सारी चेंजेस मेनोपॉज लेडीज़ में हम लोगों को देखने को मिलती है। जी, बहुत सारे लक्षण होते हैं जो अन्य बीमारियों से भी होते हैं, तो कैसे पहचाने कि ये हार्मोनल चेंजेस हैं या किसी अन्य बीमारी के लक्षण? देखिए, अगर आपको कुछ जैसा हमने बताया कि ये लक्षण लगते हैं तो अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि खुद गूगल से देखकर या उसको करके अपने आप को दवा या ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें। तो जैसे कि किशोरावस्था से लड़कियां निकलती हैं तो उनको पीसीओडी आजकल बड़ा कॉमन दिख रहा है, जो कि आहार के कारण भी है, लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण भी है। उसमें मासिक धर्म बहुत अनियमित हो सकता है, मासिक धर्म 3-3, 6-6 महीने तक नहीं आता, जिसके कारण उनके चेहरे पे बाल बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, ये परेशानियां होने लगती हैं। और उसके बाद जैसे मेनोपॉज में भी कई महिलाओं में सर दर्द का रहना, थकान का रहना, बॉडी एक होना। अगर आपको ये लक्षण लग रहे हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श लें। जी, और अगर कोई व्यक्ति इसको लाइटली लेता है और डॉक्टर के पास नहीं जाता है तो क्या इससे कोई गंभीर समस्या भी हो सकती है या समय के साथ सही हो जाता है? कुछ चीज़ें तो समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत गंभीर उसके रूप भी देखे जाते हैं। जैसे हमने बोला पीसीओडी, अगर माहवारी यंग बच्चों में ज़्यादा अनियमित रहते हैं, 3 से 6 महीनों पे आते हैं, तो उनके बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बहुत हाई होता है। हाई ईस्ट्रोजन का लेवल जो है उनके अनवांछित बाल जो उनके चेहरे पे आते हैं वो तो करता ही है, उसके अलावा उनके यूट्रस में बहुत सारे चेंजेस करता है। जैसे बच्चेदानी की झिल्ली में गांठ आ सकती है जिसको हम पॉलिप कहते हैं। उसके अलावा फाइब्रॉइड का इंसिडेंस बढ़ जाता है, एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, और बाद में उनको माँ बनने में परेशानी आती है या निसंतानता का को फेस करना पड़ता है। तो ये दूरगामी भी है। और उसके अलावा उन लोगों में जो इनमें पीसीओडी है उनमें शुगर की बीमारी जल्दी आएगी, क्योंकि अक्सर वजन बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर जल्दी आता है, और हम लोगों ने देखा है कि ऐसी महिलाओं में एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, जो कि बच्चेदानी की झिल्ली का कैंसर है, वो भी जल्दी उम्र में आने लगता है। जो 60 में आना चाहिए वो आजकल 35 से 40 साल की उम्र में देखने लगे हैं। ब्रेस्ट कैंसर का भी इंसिडेंस हाई एस्ट्रोजन होने के कारण बढ़ जाता है। तो ये सारी एक गंभीर समस्याएं हैं जो अगर पीसीओडी या पीसीओएस के प्रॉब्लम को आपने टाइम से नहीं करेक्ट किया तो ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उसी तरह जो गर्भवती महिला है, अगर उनको प्रेगनेंसी का डायबिटीज़ होता है तो ऐसी महिला को हम बोल के रखते हैं कि आपको शुगर साल में एक बार कराते रहना है, क्योंकि उनमें से 50% महिलाओं को अपना दोबारा ब्लड शुगर लाइफ लॉन्ग के लिए आ जाएगा। तो अपने वजन पे नियंत्रण रखें, अपने खान पान पे नियंत्रण रखें, और उसके अलावा अपना शुगर की जांच साल में एक बार ज़रूर करते रहें। वैसे ही गर्भवती महिलाएं जिनमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है उनमें भी आगे चल के ब्लड प्रेशर आने की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जैसे आप जानते हो कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण कई बड़ी परेशानियां हो सकती हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। हार्मोन्स का असंतुलन या तो बढ़ना या तो घटना, बढ़ने के बारे में और घटने के बारे में हमें बताएं कि बढ़ने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और अगर घट जाता है हार्मोन कम हो जाता है तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथायराइड की। थायराइडिज्म, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा होगा जिसमें थायराइड का नाम ना सुना हो। तो अगर थायराइड हार्मोन आपके शरीर में ज़्यादा है तो उस कंडीशन को हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। ऐसे में वो महिला, उसकी वजन बहुत ज़्यादा गिरता रहता है और उसको मानसिक परेशानियां भी आती हैं। तो अगर कोई महिला अगर समय से खा रही हैं, सब कुछ ठीक से खा पी रही हैं, उसके बावजूद उनका वजन गिरता चला जा रहा है, उनको मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा रह रहा है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ रहा है, तो अपने थायराइड का टेस्ट कराएं।
उसी तरह थायराइड हार्मोन जब कम होता है शरीर में तो उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में अगर आपकी चमड़ी से शुरू हो सकता है कि बहुत खुश्क स्किन होता है, हेयर लॉस होता है, मेमोरी लॉस होने लगता है, लोग भूलने की उनकी प्रॉब्लम्स होने लगती है, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। उसके अलावा अंदरूनी चेंजेस में से लिपिड प्रोफाइल जिसको हम कहते हैं, जो वसा हमारे शरीर में होता है जो आगे चल के दिल की बीमारी का कारण बनता है, उसमें बहुत बदलाव आते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म में देखा जाता है कि ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, लो मतलब जो हार्मोन्स कार्डियोप्रोटेक्टिव नहीं होते उनके लेवल्स बढ़ जाते हैं, और जो हार्ट की बीमारियों को कम करते हैं HDL वगैरह, उनकी लेवल्स कम हो जाती हैं। तो एक बीमारी जैसे हाइपोथायराइड हमने देखा। उसके अलावा अगर जैसे शुगर भी, डायबिटीज़ भी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसमें आपके इंसुलिन के लेवल कम होने के कारण शुगर जो है बढ़ता है, तो वो एक परेशानी है। तीसरा है कि अगर और कोई ऑर्गन में, जैसे कि पैराथायराइड हार्मोन एक हार्मोन ग्लैंड है जो कि कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, उसमें कोई कमी आए। एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर 2 ट्रायंगल शेप के ग्लैंड होते हैं, उनमें कोई कमी आती है तो आपके मेटाबॉलिज्म में, स्ट्रेस में, इनमें बदलाव आते हैं। किशोरावस्था की बात कर रहे थे, अभी आपने बताया PCOD की समस्या, तो किशोरियों में और आजकल की अगर जीवन शैली को देखते हुए बात करें तो अलग ही है। तो इसको देखते हुए किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं किशोरियों में, एक PCOD के अलावा? PCOD के अलावा लड़कियों में जैसे उनका भी लिपिड प्रोफाइल बहुत गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि अक्सर उनमें वजन बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि PCOD जो हार्मोन है जिसमें कि LH, FSH हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन, 3 हार्मोन का बैलेंस होता है। तो जब ये हार्मोनल बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है तो उनकी स्किन पे जो बाल होते हैं, जो मेल पैटर्न एरियाज में होते हैं, वो बहुत थिक होने लगते हैं। उसके अलावा उनका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होने लगता है, उनको दिल की बीमारी जल्दी आने के चांसेस हैं, और उनको शुगर भी जल्दी आ सकता है। और वजन बहुत ज़्यादा होने के कारण उनके गले पे काले रंग का निशान होता है, जिसको हम लोग आइकेंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं, जिससे भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस महिला को या इस लड़की को इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा है इनकी बॉडी में। उसके अलावा स्किन टैग्स होते हैं जो कि डायबिटीज़ का प्री मार्कर हम लोग बोलते हैं। तो ये परेशानियां किशोरियों को हो सकता है। उसके अलावा उनका मासिक धर्म अनियमित होता है बहुत ज़्यादा, तो ये परेशानियां ऐसे में क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं किशोरियों के लिए? उनको हम लोग बोलते हैं कि अपनी मासिक धर्म को नियमित रखिए। नियमित रखने के लिए दवा के अलावा हम उन्हें बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने वेट को बिल्कुल जो आपकी एज और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ±5% कोशिश करिए कि उसको मेंटेन करिए। अपने आहार में जितना हो सके बैलेंस डाइट खाइए, हेल्दी फैट्स लीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाइए। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद कार्बोहाइड्रेट, मैदा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहा है, जिसके कारण वो तुरंत पच जाने से फैट में कन्वर्ट होकर वजन बढ़ाता है। तो आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स उनको बोल सकते हैं खाने के लिए। एक्सरसाइज हो गया, और मेडिसिन का हेल्प से PCOD को हम करेक्ट कर सकते हैं या चेक में रख सकते हैं। मेनोपॉज वाली अवस्था में जाएं तो उस अवस्था में हार्मोन्स का क्या रोल होता है? बढ़ने से क्या होता है और घटने से क्या होता है? मेनोपॉज में अक्सर जो हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन मेन हार्मोन है जो फीमेल को मतलब कहिए कि सारी ही अवस्थाओं में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन ईस्ट्रोजन हार्मोन है। तो इन महिलाओं में ईस्ट्रोजन हार्मोन का फ्लक्चुएशन शुरू हो जाता है और कम होना शुरू हो जाता है। उसके कारण आप देखेंगे कि उनको मूड स्विंग्स बहुत होता है, बहुत गुस्सा, बहुत इरिटेबिलिटी होती है, और जो घर वाले भी कई बार नहीं समझ पाते। कई बार हस्बैंड्स और वाइफ में लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है, हस्बैंड्स कई बार वाइफ को हम लोग पास इसलिए कंप्लेन से लेके आते हैं कि मैडम इनका कुछ करिए, ये बहुत लड़ने लगी है। तो आप घर वाले भी थोड़ा समझने की कोशिश करें कि वो महिला उस ट्रांजिशन फेज में जा रही है, 2-3 साल के बाद वो चीज़ चली जाएगी। उसके अलावा उनको हॉट फ्लशेस बहुत होता है। हॉट फ्लशेस का मतलब उनको बहुत गर्मी लगती है, जिसके कारण उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती, उनको क्वालिटी स्लीप नहीं मिल पाता। वजन बढ़ने लगता है, जिसके कारण उनको टेंशन होती है। लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होने लगता है, शुगर एंड ब्लड प्रेशर उनका अनकंट्रोल्ड हो जाता है, और उसके अलावा यूरिनरी कंप्लेंट्स बहुत सारी शुरू हो जाती हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो शरीर के हर अंग को कंट्रोल करता है। तो यूरिनरी ब्लैडर में भी ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब ईस्ट्रोजन कम होगा तोयूरिनरी ब्लैडर का भी कंट्रोल खत्म होने लगता है। उसके अलावा औरतों में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है कि डिमेंशिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि महिलाएं लंबा जीती हैं, 80, 85, 90 साल जीती हैं, लेकिन हम लोग अक्सर देख रहे हैं कि आजकल डिमेंशिया की प्रॉब्लम, मतलब भूलने की प्रॉब्लम और अपने जनों को ना पहचानने की प्रॉब्लम इन महिलाओं में, पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं में बढ़ने लगी है, जो कि 5 से 7 साल बाद आने लगता है। तो उस पर भी नज़र रखना चाहिए और उसको सुधारने के लिए
कुछ प्रोएक्टिव, जैसे महिला मेनोपॉज में जाती हैं, प्रोएक्टिव एक्शंस लेने शुरू कर देने चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स ना आए आगे चल के। ये कौन सा पीरियड होता है मेनोपॉज का, अगर स्टार्टिंग और एंडिंग की बात करें तो? जैसे मेनोपॉज शुरू होने से पहले प्री मेनोपॉजल फेज होता है, जो कि आपका 5 से 7 साल तक चल सकता है, अगर हम इसको 40 के बाद से माने तो। हाँ जी, मतलब कई महिलाओं के जल्दी भी शुरू हो जाता है, लेकिन अमूमन हमारे देश में 40 के आसपास शुरू होता है, क्योंकि मेनोपॉज हमारे यहाँ लगभग 45 से 47 साल की उम्र में हो जाता है। तो 5 साल पहले जो टाइम होता है उसको हम पेरीमेनोपॉजल फेज कहते हैं। उसमें ये जो मतलब हॉट फ्लशेस और मूड स्विंग्स, ये सारा चीज़ें, वजन का बढ़ना, थकान का बहुत ज़्यादा रहना, ये सब चीज़ें देखी जाती है, और माहवारी भी अनियमित हो जाता है। उसके बाद मेनोपॉज का मतलब होता है कि माहवारी 1 साल तक नहीं आती, तो हम उसको मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज आने के 5 साल के बाद महिलाओं में बहुत सारे बदलाव ऐसे होते हैं जो क्रॉनिक चेंजेस होते हैं, जिनको बदलना मुश्किल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, डिमेंशिया एक प्रॉब्लम है, बीपी एक प्रॉब्लम है, उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ कम होती जाती है। जैसे मेनोपॉज आता है, महिलाओं में हड्डियां कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, उनकी मांसपेशियां भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ों को और याद करके उन महिलाओं को इसके लिए जो एक्टिव लाइफस्टाइल अपना सकती हैं, उसका हम लोग एडवाइस करना शुरू करते हैं। उसके अलावा हम कहते हैं कि अपना टेस्ट कराते रहिए। बीएमडी एक टेस्ट है जो कि बोन का स्ट्रेंथ बताता है, जो बताता है कि ऑस्टियोपोरोसिस किस ग्रेड का है आपका, और ट्रीटमेंट के बाद ऑस्टियोपोरोसिस कितना इंप्रूव हुआ। तो वो सब चीज़ों के लिए हम पेशेंट को काउंसल करते हैं। जी, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या बताएंगी कि इस पीरियड में वो महिलाएं किस तरह से अपनी जीवन शैली अपनाएं, क्या आहार रखें? आहार का बहुत रोल है मेनोपॉज में, बिकॉज जैसे आजकल खान पान में अगर आप जितना हाई फैट खाएंगे, हाई क्वालिटी फैट खाएंगे, मतलब जैसे कि फैट में भी 2-3 तरह के फैट होते हैं। एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो आपके घी में मिलता है। उसके अलावा जो लोकली प्रोड्यूस तेल है, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, उसका यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ होती है एमसीटी। एमसीटी मतलब मीडियम चेन फैटी एसिड्स, ये नारियल में मिलता है। उसके अलावा फ्लेक्सीड में मिलता है, तिल में मिलता है। तो कोशिश करें कि अपने खाने में ये जो सब चीज़ें हैं उनको ज़रूर सम्मिलित करें। उसके अलावा नट्स हो गए, जैसे अखरोट हो गया, मूंगफली हो गया, चना हो गया, इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप जो बीज होते हैं, जैसे कि हम लोग मगज के बीज खाते हैं, खरबूजे का बीज खाते हैं, कद्दू का बीज खाते हैं। उसके अलावा सनफ्लावर सीड्स भी लोग खाते हैं, फ्लेक्सीड खाते हैं। फ्लेक्सीड मतलब अलसी का तेल, अलसी का जो बीज होता है, तो इन बीजों का इस्तेमाल करें। उसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट खाएं। हाई प्रोटीन डाइट में दूध का इस्तेमाल हो गया, अगर नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज में फ़िश का इस्तेमाल हो गया। तो इन चीज़ों को खान पान में सुधारें। उसके अलावा व्यायाम जरूर करें जी। 30 मिनट से आधे घंटे का व्यायाम ज़रूरी है। उसमें योग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि योग जो है शरीर को लचीला बनाए रखता है और मसल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करके रखता है। उसके अलावा एरोबिक एक्सरसाइजेज जैसे वॉक करना, सीढ़ी चलना, इसको बंद ना करें महिलाएं। उसके अलावा आप वेट के एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। तो आहार, व्यायाम, उसके अलावा इन चीज़ों के लिए अवेयर होना, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, उनसे बात करना, और उस परिवार वालों का भी थोड़ा सपोर्ट होना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कई हस्बैंड्स लेके आते हैं कि बहुत इरिटेबल हो गई है, तो थोड़ा सा परिवार समझे कि ये फेज सिर्फ 2 से 5 साल चलेगा, फिर वो ही महिला जिसने पूरी जिंदगी आपको दी है वो वापस आपके साथ 2 से 5 साल तो कुछ भी नहीं आप कर सकते तो फिर आपके साथ आकर मिलकर रहेगी। उसके बावजूद कुछ महिलाओं को दवाओं की जरूरत पड़ती है। जैसे नींद अगर अच्छे से नहीं आती तो हम लोग देते हैं कुछ दवाइयाँ। अगर बहुत तनाव से रहती हो महिला तो तनाव कम करने की हम मेडिसिन देते हैं। और अगर मान लीजिए हड्डियां बहुत कमज़ोर हो रही हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस की मेडिसिन चलती हैं। उसके अलावा भी कई बार हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है कुछ लोगों में, जिनमें कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है और हमें लगता है कि इनको अगर अभी हमने ये हेल्प नहीं दिया तो आगे चल के ये इरिवर्सिबल फेज में चले जाएंगे। मतलब वहाँ से इनका वापस करना अपने स्ट्रेंथ को, अपने मसल पावर को, अपने बोन को मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग कई बार हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी देते हैं जी। और आज हेल्थ टिप्स में हम डॉक्टर नीलम आपसे जानना चाहेंगे, हम गर्भावस्था की अगर बात करते हैं तो उन महिलाओं का आहार किस तरह से होना चाहिए, किस तरह की जीवन शैली होनी चाहिए और कितना व्यायाम उनके लिए ज़रूरी है? गर्भवती महिलाओं के लिए ज़रूरी है कि वो बहुत ही बैलेंस डाइट खाएं और फ्रेश प्रिपेयर्ड खाना होना चाहिए, मतलब ताज़ा खाना होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, हेल्दी फैट का इस्तेमाल, कार्बोहाइड्रेट जहाँ तक हो सके कॉम्प्लेक्स जैसे मोटा अनाज हम कहते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई प्रोटीन होना चाहिए उनके खाने में। शुगर का कम इस्तेमाल करें, पैकेट से कम खाएं। ये जो बेवरेजेस आजकल कोला और ये सब मिलते हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करें। व्यायाम जो महिलाएं पहले से कर रही थी उतना तक वो मेंटेन कर सकती हैं।
कुछ नया व्यायाम लोअर बॉडी के हम लोग मना करते हैं कि स्टार्ट करने के लिए, लेकिन एक्टिव रहें महिलाएं, क्योंकि जितना आप चलते हैं उतना आपके बच्चेदानी का ब्लड फ्लो बढ़ता है और बच्चे को उतना ही न्यूट्रिशन पहुंचता है। ये भी ज़रूरी है कि महिलाएं जो गर्भवती होती हैं वो 2 से 3 घंटे में छोटे छोटे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेती रहें। तो इन चीज़ों का, उसके अलावा आयरन और कैल्शियम जो आपको सब्सक्राइब किया होता है वो फॉलिक एसिड वो ज़रूर लेते रहें, क्योंकि बच्चे का भी जो विकास है वो आपके अंदर आप ही के थ्रू हो रहा है। तो अगर आप आयरन की कमी होगी तो वो बच्चे फिर एनीमिक पैदा होते हैं, और अक्सर हम लोग देखते हैं कि 2 साल तक बच्चे कुछ बाहर से खाते पीते नहीं हैं ज़्यादा, तो इसलिए ये इन चीज़ों का गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए।